कभी कभी हमारी जुबान पे कुछ ऐसा गीत गजल या भजन आ जाता है कि उसे हम लगातार गुनगुनाते रहते हैं। ऐसे ही एक महिला एक भजन गुनगुना रही थी और उसके कुछ इस तरह से बोल थे कि मैं तो शाम की दीवानी हुई। वो सुबह से ही इस तरह से उसे गुनगुना रही थी। पति की नजर पड़ती है और पति ने कहा कि तुम इसे मत गुनगुनाओ। पति ने जब कहा तो पत्नी शांत हो जाती है और पति अपने काम से बाहर निकल जाता है। ये इत्तेफाक की बात थी कि आज पति घर पर ही रहना था। जब पति घूम घाम कर वापस आता है तो पत्नी उसी भजन को गुनगुना रही थी जिसके बोल थे मैं तो श्याम की दीवानी हुई। पति को गुस्सा आता है, कहता है कि मैंने अभी तुमसे मना किया था, उसके बावजूद भी तुम उसी गान भजन को गुनगुना रही हो, इसे मत गुनगुनाओ। जब पति बाहर चला जाता है, बाहर जाने के बाद फिर से दूसरी तीसरी बार वापस लौट कर आता है तो पत्नी उसी भजन को गुनगुना रही थी। पति को इस बात पर गुस्सा आने लगता है। देखते ही देखते कब दोपहर हो जाती है और पति का पत्नी से जितनी बार भी सामना हो रहा था उतनी बार ही वो उसी भजन को गुनगुना रही थी। आखिरकार पति कहता है कि शायद तुम मुझे चिढ़ाने के लिए ये सब कर रही हो। पति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो दौड़कर जाता है अपने कमरे में जहां पर उसकी अपनी खुद की रिवॉल्वर रखी हुई थी और उसके बाद वो गोलियां चलाना शुरू कर देता है। गोलियां चलती रहती हैं, लाशें गिरती रहती हैं, तीन की मौके पर ही मौत हो जाती है। एक जिंदगी और मौत की जंग अस्पताल में लड़ रहा है। दरअसल ये कहानी, ये घटनाक्रम जो लोगों के सामने आता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक गाने के बोल से वो इतना गुस्सा जाएगा कि वो कत्ल कर देगा। ना केवल कत्ल कर देगा बल्कि पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई आदमी इतना क्रूर कैसे हो सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर का एक थाना लगता है गंगोह, और गंगोह थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है सांगा ठेड़ा। दरअसल सांगा ठेड़ा का रहने वाला भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का पूर्व जिला अध्यक्ष, इसका नाम योगेश रोहिला होता है। दरअसल अपने छोटे वाले बेटे को वो जब भी देखता था उसे देखकर एक अजीब सी घुटन सी होने लगती थी, उसे देखकर अजीब सी परेशानी होने लगती थी। जब जब उसे देखता था वो अपनी पत्नी पर गुस्सा करने लगता था। पत्नी से साफ साफ कहता था कि इसे देखकर साफ साफ ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरा बेटा है ही नहीं, इसका किसी न किसी दिन डीएनए टेस्ट कराकर यह हकीकत भी जरूर सामने लेके आऊंगा। इस तरह की एक मीडिया में ये रिपोर्ट प्रकाशित होती है। लोग जब वो बार बार अपनी पत्नी से इस तरह की बातें करता है तो इस बात को लेकर पत्नी और उसके बीच में कई बार विवाद भी हो जाता है। पत्नी साफ साफ कहती है कि तुम्हारे मन में कुछ फितूर है, तुम्हारे मन में गंदगी घुसी हुई है, इसलिए तुम्हें हर जगह गंदा ही दिखाई देता है। पत्नी और पति में किसी न किसी बात को लेकर जब कहासुनी हो जाया करती थी, खासकर बात तब बिगड़ जाती है जब 21 मार्च 2025 को उसने अपनी पत्नी की चोटी पकड़ी और पकड़ने के बाद घर से बाहर निकलता है और गली में घूमने लगता है, गुस्सा करता है, उसे पीटता है। पत्नी गिड़गिड़ाती है, कहती है कि ऐसा मत करो, बाहर के सब लोग देखेंगे तो क्या होगा। जब ये बात होती है तो आखिरकार पति थोड़ा शांत हो जाता है। शांत होने के बाद फिर से घर में जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, सब पहले जैसा माहौल शांत हो जाता है। अगली तारीख आती है, यानी कि 22 मार्च 2025 की वो तारीख थी और पत्नी की जुबां पर एक भजन था, उसके बोल गुनगुना रही थी। वो बार बार ये गुनगुना रही थी कि मैं तो श्याम की दीवानी हुई। इस तरह से गुनगुना रही थी। इस बात को लेकर उसके पति को गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि कुछ भी करो लेकिन तुम इस भजन को बिल्कुल भी मत गुनगुनाओ। पत्नी शांत हो जाती है, लेकिन पति को घर पे ही रहना था, इसलिए जितनी बार भी आमना सामना हो रहा था उतनी बार वही गीत वही भजन गुनगुना रही थी और पति को लगातार गुस्सा आ रहा था। लगभग 1:30 बजे के आसपास का वक्त था। इसके 3 बच्चे होते हैं, एक बेटी 2 बेटे होते हैं। वो गांव के ही एक विद्यालय में पढ़ते हैं। वहां से जब उन बच्चों को 1:30 बजे के आसपास लेकर आता है तो पत्नी उसी भजन को फिर से गुनगुना रही थी, जिसको देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मुख्य द्वार बंद करता है। मुख्य द्वार बंद करने के बाद तीनों बच्चों को और पत्नी को लेके पहुंच जाता है ऊपर वाले कमरे पर, और ले जाने के बाद वो गुस्सा करने लगता है। अपने छोटे वाले बेटे पर तरह तरह की बातें भी करने लगता है। पत्नी से नाराज होने लगता है। इसी बीच में गुस्से में आता है और जाकर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर को निकालता है और पत्नी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। पत्नी से कहता है कि मैं तुझे भी मार डालूंगा और आज बच्चों को भी मार डालूंगा, इनमें से एक भी नहीं बचेगा। जब इस तरह की बात पत्नी ने देखी, क्योंकि इससे पहले कभी इतना भयानक, इतना रुद्र रूप उसने अपने पति का देखा नहीं था, पत्नी गिड़गिड़ाती है और पैरों में जाकर बैठ जाती है। कहती है कि माफ़ कर दीजिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, कोई गाना नहीं, कोई गीत नहीं गुनगुनाएंगे, बस माफ़ कर दीजिए। लेकिन पति के सर पर खून सवार हो जाता है। सबसे पहले गोली चलाता है अपनी पत्नी को। पत्नी कदमों में पड़ी हुई थी और इसी बीच में जब रिवॉल्वर से पहली गोली चलती है तो पहली गोली सर के बिल्कुल बराबर से निकलती है और वो सर के काफ़ी गहरे जख्म करती हुई गोली पार हो जाती है। इसके बाद पत्नी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जब ये चीख पुकार मच रही थी, इसी बीच में पास में ही रहने वाला चाचा का लड़का होता है जिसका नाम अक्षय होता है। अक्षय भी शोर को सुनने के बाद मौके पर पहुंच जाता है। बच्चे भी जोर जोर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और ये कह रहे थे कि पापा ऐसा मत करो, पापा हमें मत मारो। लेकिन वो उसके सर पर खून सवार था। पड़ोसी में रहने वाला चचेरा भाई अक्षय भी दौड़ कर आता है।
जैसे वो आता है तो उसको वो मौका ही नहीं देता और उसको एक कमरे में बंद कर देता है। इसके बाद निशाना साध कर सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी, जिसकी उम्र लगभग 11 साल के आसपास होती है, नाम उसका उसका श्रद्धा होता है, श्रद्धा को गोली मारता है। श्रद्धा की जैसी गोली लगती है, श्रद्धा जमीन पर गिर जाती है। इसी बीच में खिड़की तोड़ता है। खिड़की तोड़ने के बाद जो पहली मंजिल से अपनी बेटी को वो छत से नीचे गली में फेंक देता है। इसके बाद उसके मौका मिलता है, जो उसका बेटा होता है देवांश, जिसकी उम्र लगभग 6 साल के आसपास होती है, उसको भी एक गोली मारता है। उसके भी निशाना था खोपड़ी, कनपट्टी, और गोली लगती है, बच्चा भी वो गिर जाता है। उसके बाद उस बच्चे को भी उठाता है और खिड़की से बाहर फेंक देता है। तीसरे नंबर पर वो अपने जब तीसरे नंबर का बेटा होता है, इसका नाम शिवांश होता है, फिर उसको गोली मारता है। उसको गोली मारने के बाद उसको भी यूं ही फेंक देता है। अब यहाँ से वो नीचे उतरता है। नीचे उतरने के बाद सबसे पहले वो फ़ोन लगाता है। फ़ोन लगाने के बाद अब इंस्पेक्टर साहब से कहता है, जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर साहब होते हैं, कहता है कि मैंने अपनी बीवी और बच्चों को मार दिया है, उनको गोली मार दी है, आ जाओ, और अगर आप समय पर नहीं आए तो देख लेना मैं खुद को भी गोली मार लूँगा। जब पुलिस वाले ने, यानी कि इंस्पेक्टर ने ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था। तुरंत ही उन्होंने गाँव के लोगों से संपर्क साधा, कहा कि जितनी जल्दी हो सके गाँव में वहाँ पहुँचो। लेकिन उसने, जब किसी ने मुख्य दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी, अंदर आने की कोशिश की थी, तो उसको भी उसने रिवॉल्वर दिखाया कि आगे बढ़ने की कोशिश की तो वो गोली मार देगा। अब वहाँ पर लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। फिर वो दूसरा फ़ोन लगाता है और दूसरा फ़ोन लगाने के बाद सीओ को फ़ोन करता है। सीओ से कहता है कि मैंने अपनी पत्नी, अपने बच्चों को गोली मार दी है, जल्दी आ जाओ, नहीं तो वो खुद को नुकसान पहुंचा लेगा। तीसरी बार वो ज़िले के कप्तान को फ़ोन करता है, कप्तान को भी यही बात कहता है। इसके बाद कप्तान साहब हो या फिर सीओ हो या फिर इंस्पेक्टर हो, पूरे ज़िले में हड़कंप मच जाता है। हड़कंप मचने वाली बात ही थी कि बीजेपी के एक नेता ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को जो गोली मार दी थी। ये खबर थोड़ी ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। लोग इस घटनाक्रम के बारे में जानने में जुट जाते हैं। पुलिस मौके पर आती है और जितनी जल्दी हो सकता है जो महिला है घायल, उसको भी उठाती है, उसके बाद बच्चों की उठाती है। पता चलता है कि बेटी तो पहले ही मर चुकी थी। जो 2 बेटे हैं वो हॉस्पिटल में जाके मर जाते हैं, और जो पत्नी होती है, जिसका नाम नेहा होता है, पत्नी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, उसका इलाज चल रहा है। दरअसल पुलिस वालों ने जब इसके बारे में जानने की कोशिश की तो कहानी शुरू होती है साल 2006 से। इसकी, यानी कि योगेश रोहिला की, साल 2006 में सहारनपुर के अम्बेहटा के रहने वाली एक लड़की होती है, रेखा जिसका नाम होता है। शिक्षा मित्र वो पेशे से होते हैं, उससे शादी हो जाती है। इसकी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन एक दिन, ये टोटल मिला के 5 बहनें होती हैं, अकेला भाई होता है। इसके पिता रमेश रोहिला और माता इसकी बाला होती हैं। एक दिन बहन की शादी को लेकर बाप और बेटे में किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है। विवाद कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है। विवाद के कुछ दिन के बाद ही, ये तारीख है 21 नवंबर 2007 की, अचानक ही इसके घर के ज़्यादातर सदस्यों की तबीयत खराब हो जाती है। उस दिन इसकी पत्नी मायके में गई हुई थी, और जब तबीयत खराब हो जाती है, जो सबसे छोटी वाली बहन जिसका नाम सोनिया होता है, वो बीमार थी। इसलिए वो बीमार तो पहले से थी, उसने ऐसा कुछ सेवन नहीं किया था। लेकिन इसके जो पिता होते हैं रमेश, माता बाला, बहन इसकी मीना, दूसरी बहन इसकी सीमा और तीसरी बहन इसकी अनु, इनकी तबीयत इस कदर बिगड़ जाती है कि इन्हें तत्काल प्रभाव से यहाँ से उपचार के लिए हॉस्पिटल ले गए जाते हैं, और पता चलता है कि इनकी रास्ते में मौत हो गई है। यानी कि 21 नवंबर 2007 को एक साथ 5 लोगों की मौत होना, यह अपना आप में बड़ा घटनाक्रम था। इसके बाद किसी को सूचना नहीं दी जाती है, पुलिस वगैरह को। घर परिवार के कुछ लोगों ने जुटे, और जुटने के बाद एक ही चिता बनाते हैं, और एक ही चिता बनाने के बाद सबका अंतिम संस्कार एक साथ कर रहे थे। और ये बात किसी ने पुलिस को बताई। पुलिस मौके पर आती है, और मौके पर आने के बाद चिता को रुकवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चिता वो ज़बरदस्ती करने लगते हैं, जिसमें योगेश और अपने कुछ साथियों के साथ, गाँव वालों के साथ मिलकर पुलिस से ज़बरदस्ती करने लगते हैं। इसी बात पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर पथराव कर देते हैं, और यहीं से बात इतनी बिगड़ जाती है कि पुलिस ने फिर 38 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। और यहाँ पर पोस्टमार्टम करने का अवसर नहीं मिल पाया था, मौका नहीं मिल पाया था। लेकिन इसमें ये शक जताया जा रहा था कि योगेश ने ही अपने परिवार को जहर देकर मार दिया। हालांकि ये सबूत कभी, ये बात पुख्ता नहीं हो पाई, अगर कोर्ट ने इसको क्लीन चिट दे दी थी। और लेकिन इसने पुलिस पर हमला किया था, और 38 लोग इसमें शामिल थे, और जो शव थे, लाशें थी, उनको खुर्द-बुर्द कर दिया था। ये मुकदमा आज भी विचाराधीन चल रहा है। और वक्त जब थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो साल 2009 के आसपास की बात है। इसकी जो पत्नी होती है रेखा, जो कि इस पेशे से शिक्षा मित्र होती है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, और पत्नी की भी मौत हो जाती है। कुछ वक्त और बीत जाता है, यानी कि पहली पत्नी की मौत 2009 में हो चुकी थी। फिर 2012 का समय आता है, और योगेश की शादी होती है एक और जगह से, और वो जगह थी कैराना की रहने वाली एक लड़की, इसका नाम नेहा होता है। नेहा से शादी होती है। वक्त आगे बढ़ता है, और नेहा को 3 बच्चे होते हैं। एक बच्चे का नाम रखा जाता है
श्रद्धा, दूसरे का बच्चे का नाम रखा जाता है देवांश और तीसरे बच्चे का नाम रखा जाता है शिवांश। लेकिन कुछ महीनों से घर की स्थिति कुछ ऐसी चल रही थी, इतना शक चलने लगता है कि उसको लगता था कि उसकी पत्नी का किसी से अफेयर है और जो तीसरे नंबर का बच्चा है दरअसल वो उसका बच्चा है ही नहीं। इसलिए उसके डीएनए कराने को लेकर अक्सर घर में विवाद रहता था। ऐसा एक दो मीडिया रिपोर्ट में ये प्रकाशित हुआ है। हालांकि अगर जब पुलिस ने कुछ स्थितियां और भांपने की और जानने की कोशिश की तो इसके 2 फेसबुक पर अकाउंट भी थे और फेसबुक पर अकाउंट होने की वजह से ये अपने परिवार के, घर के, बच्चों के सबके फोटो भी उस पर अपलोड किया करता था। साथ ही बीजेपी से जुड़ा हुआ था तो वहां से भी कार्यक्रमों के फोटो होते थे, उनको भी अपलोड करता था। जुलाई 2024, अगस्त 2024 इसने 2 पोस्ट की थी और 2 पोस्ट में अपनी पत्नी के साथ जो फोटो लगाया होता, एक पोस्ट पर लिखा था, कैप्शन देते हुए कि पत्नी को लिखा कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, एक गाने के बोल हैं। साथ ही जब उसने अगले महीने में एक और पोस्ट अपलोड की थी तो अपनी पत्नी के साथ फोटो डाला था, उसमें लिखा था कि तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। इस तरह की पोस्ट लिखी थी। ये सब देखने के बाद कोई कह नहीं सकता कि ये बीजेपी का नेता अगले साल 2025 में मार्च का वो महीना 22 तारीख की में अपनी ही पत्नी, अपने 3 बच्चों को वो गोली मारकर मौत के घाट उतारने की कोशिश करेगा। हालांकि 3 बच्चे तो मौके पर मर जाते हैं, लेकिन पत्नी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। पुलिस ने जब इससे पूछताछ की तो उसने कहा कि मुझे अपनी पत्नी के चरित्र पर पूरी तरह से शक है, उसकी पत्नी का किसी न किसी से अफेयर चल रहा है। ये गाने की वाली जो बात आती है तो उसमें बताता है कि जिस लड़के से ये प्यार करती है, जो लड़का इससे प्यार करता है, दरअसल उसे प्यार से श्याम बुलाते हैं और इसलिए वो बार बार मुझे चिढ़ाने के लिए राधा हुई दीवानी शाम की, इस तरह से वो गा रही थी। तो उसे ये शक होने लगता है कि जानबूझकर उसे चिढ़ा रही है, इसलिए उसे गुस्सा आता है और वो इसलिए गोलियां चला देता है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है, हर एक पहलू को खंगालने की कोशिश कर रही है और इस घटना ने पूरे इलाके में, पूरे प्रदेश भर में सनसनी फैला दी है कि एक पिता ने अपने 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया और पत्नी के साथ कुछ इस तरह की हरकत कर दी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि जो इसने कहानी सुनाई है वो सच भी है या नहीं है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। काश कि उस महिला का किसी से कोई अफेयर ना निकले तो ये पूरी जिंदगी इस बात को लेकर पछताता रहेगा, सोचता रहेगा कि जो भी हुआ है उस दिन बाकी वो भयानक हुआ है, बहुत गलत हुआ है।